हाय एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम करने वाले हैं एफआईआर के बारे में कि एफआईआर क्या होती है। हमने इससे पहले वाली वीडियो में देखा था कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं, इनका डिफरेंशिएशन हमने किया था। तो अब उसी से ही रिलेटेड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्पज से ही जरूरी है, इसलिए मैं अभी इसको करवा रही हूँ। तो सीआरपीसी का चैप्टर 12 इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेट, तो पुलिस ऑफिसर को जानकारी जो मिलती है और उसके अंदर वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, आपका चैप्टर 12 है। तो सेक्शन 154 एफआईआर के बारे में है। एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो मैंने आपको बताया था अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस की जानकारी आती है तो उसमें आप एफआईआर लिखते हो। अगर किसी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की जानकारी मिलती है तो उसे एनसीआर बोला जाता है, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। तो आपके सेक्शन 154 एफआईआर, इट मींस कॉग्निजेबल ऑफेंस की जानकारी मिल रही है आपको। ये भी यही कहता है इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केस, तो एफआईआर सिर्फ कॉग्निजेबल केस के अंदर ही लिखी जाती है। ठीक है, सेक्शन को हम पढ़ के इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या कहता है। तो सब सेक्शन 1 पढ़ के मैं आपको समझाती हूँ। एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो हर एक जानकारी जो किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में है, इफ गिवन ऑरली, अगर उसे बोल कर दिया जा रहा है, टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन के इंचार्ज जो पुलिस ऑफिसर है उसको, शेल बी रिड्यूस। तो शेल टर्म यहाँ इस्तेमाल की है, इट इज मैंडेटरी। नाउ मैंडेटरी है पुलिस ऑफिसर के लिए उस इंफॉर्मेशन को लिखना। रिड्यूस टू राइटिंग बाय हिम और अंडर हिज डायरेक्शन, या तो वो खुद लिखे या फिर किसी अपने सबऑर्डिनेट को या किसी को बोले कि भाई चलो तुम लिखो उस इंफॉर्मेशन को। एंड बी रीड ओवर टू द इंफॉर्मेंट, और जो व्यक्ति जानकारी लेकर आया है उसको वो बोलकर बताए कि तुमने जो जो बताया है मैंने वो सब लिखा है। एंड every such information whether given in writing or reduced to writing as aforesaid, जो भी उसको इंफॉर्मेशन मिली है, जो उसको अगर लिखत में कुछ आया है या फिर उसने खुद लिखा है उस इंफॉर्मेशन को, shall be signed by the person giving it, और जो व्यक्ति उस इंफॉर्मेशन को दे रहा है उसके द्वारा उसे साइन करवाया जाएगा। and the substance thereof shall be entered in a book to be kept by such officer in such form as the state government may prescribe in this behalf। तो पुलिस डायरी रहती है आपकी, इसमें थाने के अंदर जो है उसके अंदर उसको लिखा जाएगा, एंट्री की जाएगी। हर स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्शंस दिए होते हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं किस तरीके से आपको उसको मेंटेन करना है। ओके, नाउ ये जो इसका प्रोवाइजो है ये 2013 में ऐड किया गया था। आपको पता है ये 2013 का एक मेजर अमेंडमेंट रहा था आपके सीआरपीसी के अंदर और आईपीसी और दूसरे लॉस के अंदर। तो चलिए देखते हैं। प्रोवाइडेड that if the information is given by women against whom an offence under section 326A, 326B, 354, ये सारे आप सेक्शन आप पढ़ लीजिए। अगर कोई भी जानकारी मिलती है गिवन बाय वुमेन अगेंस्ट वुमेन ऑफेंस, अगर किसी महिला के अगेंस्ट ये सारे ऑफेंसेस उसके अगेंस्ट कमिट किए गए हैं और इसके बारे में अगर जानकारी मिलती है ऑफ द आईपीसी इज एलिज टू हैव बीन कमिटेड और अटेम्प्ट, अगर इन ऑफेंसेस को कमिट किया गया है या फिर उनका अटेम्प्ट भी अगर किया गया है, देन सच इंफॉर्मेशन शेल बी रिकॉर्डेड, तो वो जो इंफॉर्मेशन है ना वो रिकॉर्ड की जाएगी बाय अ वुमेन पुलिस ऑफिसर। तो मतलब यहाँ तो मेल फीमेल कोई भी हो सकती है पुलिस ऑफिसर, लेकिन ऐसी इन ऑफेंसेस के अंदर जो है सिर्फ महिला पुलिस ऑफिसर ही होगी, और एनी वुमेन ऑफिसर या फिर कोई और महिला ऑफिसर जिसको वो बोले कि भी मेरी जगह तुम इस इंफॉर्मेशन को मतलब एफआईआर को लिख दो, वो महिला पुलिस ऑफिसर खुद या कोई और महिला ऑफिसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखिए। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन द इवेंट दैट द पर्सन अगेंस्ट हुम एन ऑफेंस अंडर सेक्शन, जो ऑफेंस हुआ है किसी के खिलाफ जो इन सेक्शंस के अंडर अगर हुआ है, जो हमने अभी पढ़े भी थे, और आगे देखते हैं। देखिए सेक्शन 376, ये इस बेर एक्ट का वही प्रीवियस पेज था, अब नेक्स्ट पे मैं आ गई हूँ। तो सेक्शन 376, 376A, 376B, आप ये सारे सेक्शंस पढ़ लीजिएगा। ये सारे अगर ऑफेंस हुए हैं किसी महिला के खिलाफ, इज एलिज टू हैव बीन कमिटेड और अटेम्प्ट, मतलब इन ऑफेंसेस को अगर कमिट किया गया, इनका अटेम्प्ट भी हुआ है, इज टेम्पररली और परमानेंटली मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड, और अगर वो जो विक्टिम है अगर वो टेम्पररली या परमानेंटली मानसिक या शारीरिक रूप से डिसेबल है, then such information shall be recorded by a police officer at the residence of the person seeking to report such offense। तो क्या होगा, उस व्यक्ति वो जो महिला है उसके घर पर, मतलब उसके रेजिडेंस जहां वो चाह रही है वहां पर जाकर उसकी वो
इंफॉर्मेशन जो कंप्लेंट है वो लिखनी पड़ेगी, और एट द कन्वीनियंट प्लेस ऑफ सच पर्सन चॉइस, या फिर या तो अपने घर पे बुलाकर वो जो है इस इंफॉर्मेशन को लिखवाए, या फिर जो उसको जगह सही लगे, ठीक लगे, वहां पर भी बुलाकर पुलिस ऑफिसर को वो अपनी कंप्लेंट जो है लिखवा सकती है। इन द प्रेजेंस ऑफ इंटरप्रेटर, साथ में कोई और, अगर वो मेंटली या फिजिकली स्टेबल नहीं है, एबल नहीं है अपनी बात बताने के लिए, या उसको वो अपनी सहायता के लिए किसी और को भी रख सकती है जिससे वो अपनी बात कन्वे कर सके पुलिस ऑफिसर को। और अ स्पेशल एजुकेटर एज द केस में भी, कोई स्पेशल एजुकेटर भी हो सकता है जो उसको सही लगे। द रिकॉर्डिंग ऑफ सच इंफॉर्मेशन शैल बी वीडियोग्राफ्ड, तो उस जो रिकॉर्डिंग की जा रही है उस इंफॉर्मेशन की, उसको वीडियोग्राफ किया जाएगा। द पुलिस ऑफिसर शैल गेट द स्टेटमेंट ऑफ अ पर्सन रिकॉर्डेड बाय अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अंडर क्लोज ए ऑफ सब सेक्शन 5A और सेक्शन 164 एज सुन एज पॉसिबल। तो ये भी सिंपल ही है। आगे देखिए सब सेक्शन 2, इट्स इंपॉर्टेंट। A copy of the information as recorded under subsection 1, तो हमने यहाँ पर 154 का सबसेक्शन 1 में बोला, देखा था ना कि भी कोई भी अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस की जानकारी आ रही है तो उसे लिखा जाएगा, तो ये वही बात कह रहा है, शेल बी गिवन फोर्थविथ। तो जो व्यक्ति, ये इंफॉर्मेंट जो है ना, जो भी जानकारी लेकर आ रहा है, तो उसकी एक कॉपी जो है वो उस इंफॉर्मेंट को दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट टू द इंफॉर्मेंट। अब एक क्वेश्चन बहुत सिंपल सा बनता है कि जो एफआईआर होती है ना, उसकी कितनी कॉपीज बनाई जाती है, ये क्वेश्चन आई गेस पूछा जा सकता है, बट चलिए आपकी जानकारी के लिए मैं बता ही देती हूँ। जनरली 4 कॉपीज रहती है एफआईआर की। एक तो आपके थाने में रखी जाती है ना, एक आपके इंफॉर्मेंट जो इंफॉर्मेशन जानकारी को लेकर आया है, एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को दी जाती है, और एक एसपी को दी जाती है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो 4 कॉपी रहती है आपकी एफआईआर की। थर्ड सबसेक्शन देखिए, any person aggrieved by a refusal on the part of the officer in charge of a police station to record the information referred to in subsection 1, तो subsection 1 के अंदर जो बोला गया है कि भी जानकारी को लिखा जाएगा, रिटन फॉर्मेट में किया जाएगा, अगर वो पुलिस ऑफिसर मना कर दे कि जाओ चलो मैं लिखता ही नहीं हूँ तुम्हारी ये इन्फॉर्मेशन, तो एफआईआर में लिखता ही नहीं हूँ, बताओ अब क्या करोगे तुम। मे सेंड द सब्सटेंस ऑफ सच इंफॉर्मेशन इन राइटिंग, तो जो इन्फॉर्मेंट है वो क्या करेगा, उस सारे इशू को राइटिंग में, मतलब एक लेटर में लिखेगा, एंड बाय पोस्ट टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को वो भेज देगा। इफ सेटिस्फाइड दैट सच इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, और एसपी को अगर ऐसा लगेगा वो पढ़ के कि हाँ ये किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में जानकारी दे रहा है, शेल ईदर इन्वेस्टिगेट द केस हिमसेल्फ, तो वो एसपी जो है या तो खुद से उसमें इन्वेस्टिगेशन करेगा, और डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन टू बी मेड बाय पुलिस ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम, तो अपने किसी सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर को वो बोल सकता है कि भाई जाओ अब तुम इसमें इन्वेस्टिगेशन करो, इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द कोड। तो आपके इस सीआरपीसी कोड के अंदर जो प्रोसेस बताया गया इन्वेस्टिगेशन का, उस प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाएगा इन्वेस्टिगेशन करने में। एंड सच ऑफिसर शैल हैव ऑल द पावर्स ऑफ एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इन रिलेशन टू दैट ऑफेंस, तो उस ऑफेंस से रिलेटेड जो भी इन्वेस्टिगेशन में जो पावर्स रहती है, वो सारी पावर जो है उस व्यक्ति के पास, मतलब जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसके पास होगी। तो ये है आपका सेक्शन 154, बिल्कुल सिंपल सरल भाषा में आपका सेक्शन मैंने आपको समझा दिया है। आई होप कि भी समझ आया हो, तो अपने कमेंट्स मुझे बताइएगा, और आप नेक्स्ट कौन सा सेक्शन समझना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।